दोस्तों, आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी दो सखियां का अगला भाग। पद्मा का खत चंदा को। दिल्ली 15/12/25। प्यारी बहन, रोज़ सोचती थी कि आज लिखूंगी, पर कोई ना कोई ऐसा काम आ पड़ता था, कोई ऐसी बात हो जाती थी, कोई ऐसी बाधा आ खड़ी होती थी कि चित्त अशांत हो जाता था और मुंह लपेट कर पड़ रहती थी। तुम मुझे अब देखो तो शायद पहचान ना सको। मसूरी से दिल्ली आए 1 महीना हो गया। यहाँ विनोद को 300 रुपये की एक जगह मिली है। यह सारा महीना बाजार की खाक छानने में कटा। विनोद ने मुझे पूरी स्वाधीनता दे रखी है। मैं जो चाहूँ करूँ, उनसे उनको कोई मतलब नहीं। वह मेरे मेहमान हैं। गृहस्थी का सारा बोझ मुझ पर डालकर निश्चिंत हो गए हैं। ऐसा बेफिक्रा आदमी मैंने देखा ही नहीं। हाजिरी की परवाह है न डिनर की। बुलाए तो आ गए, नहीं तो बैठे हैं। नौकरों से कुछ बोलने की तो मानो इन्होंने कसम ही खा ली है। इन्हें डांटूं तो मैं, रखूं तो मैं, निकालूं तो मैं। इन्हें उन सबसे कोई मतलब नहीं। मैं चाहती हूँ वह मेरे प्रबंध की आलोचना करे, ऐब निकाले। मैं चाहती हूँ जब मैं बाजार से कोई चीज़ लाऊं तो वह बतावें मैं जीत गई या हार गई। मैं चाहती हूँ महीने के खर्च का बजट बनाते समय मेरे और उनके बीच खूब बहस हो, पर इन अरमानों में से एक भी पूरा नहीं होता। मैं नहीं समझती इस तरह कोई स्त्री कहाँ तक गृह प्रबंध में सफल हो सकती है। विनोद के इस संपूर्ण आत्मसमर्पण ने मेरी निजी ज़रूरतों के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रखी। अपने शौक़ की चीज़ें खुद खरीद कर लाते बुरा मालूम होता है। कम से कम मुझसे नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ मेरे अपने लिए कोई चीज़ लाऊं तो वह नाराज़ ना होंगे। नहीं, मुझे विश्वास है खुशी होंगे। लेकिन मेरा जी चाहता है मेरे शौक़ श्रृंगार की चीज़ें वह खुद ला कर दें। उनसे लेने में जो आनंद है वह खुद जाकर लाने में कहाँ। पिताजी अब भी मुझे 100 रुपया महीना देते हैं और उन रुपयों को मैं अपनी ज़रूरतों की चीज़ों पर खर्च करती हूँ। पर ना जाने क्यों मुझे भय होता है कि कहीं विनोद समझे कि मैं उनके रुपये खर्च किए डालती हूँ। जो आदमी किसी बात पर नाराज़ नहीं हो सकता, वह किसी बात पर खुश भी नहीं हो सकता शायद। मेरी समझ में ही नहीं आता कि वह किस बात से खुश और किस बात से नाराज़ होते हैं। बस मेरी दशा उस आदमी की सी है जो बिना रास्ता जाने इधर उधर भटकता फिरे। तुम्हें याद होगा हम दोनों कोई गणित का प्रश्न लगाने के बाद कितनी उत्सुकता से उसका जवाब देखते थे। जब हमारा जवाब किताब के जवाब से मिल जाता था तो हमें कितना हार्दिक आनंद मिलता था। मेहनत सफल हुई, इसका विश्वास हो जाता था। जिस गणित की पुस्तकों में प्रश्नों के उत्तर ना लिखे होते थे, उसके प्रश्न हल करने की हमारी इच्छा ही नहीं होती। सोचते थे मेहनत औकात जाएगी। मैं रोज़ प्रश्न हल करती हूँ पर नहीं जानती कि जवाब ठीक निकला या गलत। सोचो मेरे चित्त की क्या दशा होगी। एक हफ्ता होता है लखनऊ की मिस रिग से भेंट हो गई। वह लेडी डॉक्टर हैं और मेरे घर बहुत आती जाती हैं। किसी का सिर भी धमका तो मिस रिग बुलाई गई। पापा जब मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थे तो उन्होंने इस मिस रिग को पढ़ाया था। उसका एहसान वह अब भी मानती है। यहाँ उन्हें देखकर भोजन का निमंत्रण ना देना और शिष्टता की हद होती। मिस रिग ने दावत मंजूर कर ली। उस दिन मुझे जितनी कठिनाई हुई वह बयान नहीं कर सकती। मैंने कभी अंग्रेज़ों के साथ टेबल पर नहीं खाया। उनमें भोजन में क्या शिष्टाचार है इसका मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं। मैंने समझा था विनोद मुझे सारी बातें बता देंगे। वह बरसों अंग्रेज़ के साथ इंग्लैंड रह चुके हैं। मैंने उन्हें मिस रिग के आने की सूचना भी दे दी, पर उस भले आदमी ने मानो सुना ही ना हो। मैंने भी निश्चय किया कि मैं तुमसे कुछ ना पूछूंगी। यही ना होगा कि मिस रिग हंसेंगी अपनी बला से। अपने ऊपर बार बार झुंझलाती थी कि कहाँ मिस रिग को बुला बैठी। पड़ोस के बंगले में कई हमी जैसे परिवार रहते हैं, उनसे सलाह ले सकती थी, पर यही संकोच होता था कि ये लोग मुझे गंवारिन समझेंगे। अपनी इस विवशता पर थोड़ी देर तक आंसू भी बहाती रही। आखिर निराश होकर अपनी बुद्धि से काम लिया। दूसरे दिन मिस रिग आई। हम दोनों भी मेज पर बैठे। दावत शुरू हुई। मैं देखती थी विनोद बार बार झेंपते थे और मिस रिग
बार बार नाक सिकोड़ती थी, जिससे प्रकट हो रहा था कि शिष्टाचार की मर्यादा भंग हो रही है। एक तरह से मैं अपना आत्मसम्मान खो बैठी हूँ। मैं क्यों हर एक बात में किसी की अप्रसन्नता से डरती हूँ? मुझ में क्यों यह भाव नहीं आता कि मैं जो कर रही हूँ ठीक है? मैं इतनी मुखापेक्षा क्यों करती हूँ? इस मनोवृत्ति पर मुझे विजय पाना है, चाहे जो कुछ हो। अब इस वक्त विदा होती हूँ। अपने यहाँ का समाचार लिखना जी लगा है। तुम्हारी पद्मा। दोस्तों, आइए सुनते हैं आगे की कहानी। चंदा का खत पद्मा को। काशी, 25/12/25। प्यारी पद्मा, तुम्हारा पत्र पढ़कर मुझे कुछ दुख हुआ, कुछ हंसी आई, कुछ क्रोध आया। तुम क्या चाहती हो ये तुम्हें खुद नहीं मालूम। तुमने आदर्श पति पाया है। व्यर्थ की शंकाओं से मन को अशांत ना करो। तुम स्वाधीनता चाहती थी, वह मिल गई। 2 आदमियों के लिए 300 रुपये कम नहीं होते। उस पर अभी तुम्हारे पापा भी 100 रुपये दिए जाते हैं। अब और क्या करना चाहिए? मुझे भय होता है कि तुम्हारा चित्त कुछ अव्यवस्थित हो गया है। मेरे पास तुम्हारे लिए सहानुभूति का भी शब्द नहीं है। मैं 15 तारीख को काशी आ गई। स्वामी स्वयं मुझे विदा कराने गए थे। घर से चलते समय बहुत रोई। पहले मैं समझती थी कि लड़कियां झूठ मूठ रोया करती है। फिर मेरे लिए तो माता पिता का वियोग कोई नई बात न थी। गर्मी, दशहरा और बड़े दिन की छुट्टियों के बाद 6 सालों से इस वियोग का अनुभव कर रही हूँ। कभी आंखों में आंसू न आते थे। सहेलियों से मिलने की खुशी होती थी, पर अब की तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई हृदय को खींच लेता है। अम्मा जी के गले लिपटकर तो मैं इतना रोई कि मुझे मूर्छा आ गई। पिताजी के पैरों पर लौट कर रोने की अभिलाषा मन में ही रह गई। हाय, वह रुदन का आनंद! उस समय पिता के चरणों पर गिरकर रोने के लिए मैं अपने प्राण तक दे दी। यही रोना आता था कि मैंने इनके लिए कुछ न किया। मेरा पालन पोषण करने में इन्होंने क्या कुछ कष्ट ना उठाया। मैं जन्म से रोगिणी हूँ। रोज ही बीमार रहती थी। अम्मा जी रात रात भर मुझे गोद में लिए बैठी रहती थी। पिताजी के कंधे पर चढ़कर उचकने की याद अभी तक आती है। उन्होंने मुझे कड़ी निगाह से नहीं देखा, कभी भी नहीं। मेरे सिर में दर्द हुआ तो उनके हाथों के तोते उड़ गए। 10 वर्ष की उम्र तक यूँ गए। 6 साल देहरादून में गुजरे। अब जब इस योग्य हुई कि उनकी कुछ सेवा करूं, तो यूं पर झाड़कर अलग हो गए। कुल 8 महीने तक उनके चरणों की सेवा कर सकी और यही 8 महीने मेरे जीवन की निधि है। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मेरा जन्म फिर इसी गोद में हो और फिर इसी अतुल्य पितृस्नेह का आनंद भोगूं। संध्या समय गाड़ी स्टेशन से चली। मैं जनाना कमरे में थी और लोग दूसरे कमरे में। उस वक्त सहसा मुझे स्वामी जी को देखने की प्रबल इच्छा हुई। सांत्वना, सहानुभूति और आश्रय के लिए हृदय व्याकुल हो रहा था। ऐसा जान पड़ता था कि जैसे कोई कैदी काला पानी जा रहा हो। घंटे भर के बाद गाड़ी एक स्टेशन पर रुकी। मैं पीछे की ओर खिड़की से सिर निकालकर देखने लगी। उसी वक्त द्वार खुला और किसी ने कमरे में कदम रखा। उस कमरे में एक औरत भी न थी। मैंने चौंक कर पीछे देखा तो एक पुरुष। मैंने तुरंत मुंह छिपा लिया और बोली, आप कौन हैं? यह जनाना कमरा है, मर्दानी कमरे में जाइए। पुरुष ने खड़े खड़े कहा, मैं तो इसी कमरे में बैठूंगा, मर्दानी कमरे में बहुत भीड़ है। मैंने रोष से कहा, नहीं, आप इस कमरे में नहीं बैठ सकते। मैं तो बैठूंगा। आपको निकलना पड़ेगा, आप अभी चले जाइए, नहीं तो मैं अभी जंजीर खींच लूँगी। अरे साहब, मैं भी आदमी हूँ, कोई जानवर नहीं हूँ। इतनी जगह पड़ी है, आपका इसमें क्या हर्ज है? गाड़ी ने सीटी दी। मैं और घबरा गई। आप निकलते हैं या मैं जंजीर खींचूं? पुरुष ने मुस्कुराकर कहा, आप तो बड़ी गुस्सावार मालूम होती हैं। एक गरीब आदमी पर आपको जरा भी दया नहीं आती। गाड़ी चल पड़ी। मारे क्रोध मुझे पसीना आ गया। मैंने फौरन द्वार खोल दिया और बोली, अच्छी बात है, आप बैठिए, मैं ही जाती हूँ। बहन, मैं सच कहती हूँ, मुझे उस वक्त लेश मात्र भी भय न था। जानती थी गिरते ही मर जाऊंगी, पर एक अजनबी के साथ अकेले बैठने से मर जाना अच्छा था। मैंने एक पैर लटकाया ही था कि उस पुरुष ने मेरी बाह पकड़ ली और अंदर खींचता हुआ बोला, अब तक तो आपने मुझे काले पानी भेजने का सामान कर दिया था, यहाँ और कोई तो है नहीं, फिर आप इतना क्यों घबराती हैं? बैठिए, जरा हंसिए, बोलिए, अगले स्टेशन पर मैं उतर जाऊँगा।
इतनी देर तक कृपा कटाक्ष से वंचित न कीजिए। मैंने हाथ जोड़कर कहा, कम से कम इतनी बात मानिए कि अगले स्टेशन पर उतर जाइए। मुझे बदनाम करके आप कुछ ना पाएंगे, मुझ पर इतनी तो दया कीजिए। हाथ जोड़ते समय मेरा गला भराया। उस आदमी ने द्वार की ओर जाकर कहा, मैं ही तुम्हारा भाग्यशाली स्वामी और सेवक हूँ। मेरा हृदय उछल पड़ा। एक बार मुंह से निकला, अरे आप। मैं और दूर हटकर खड़ी हो गई। एक हाथ लंबा घूंघट खींच लिया। मुंह से एक शब्द न निकला। उन्होंने कहा, इतनी देर में मैंने तुम्हें जितना पहचान लिया उतना घर के अंदर शायद बरसों में भी ना पहचान सकता। यह अपराध क्षमा करो। क्या तुम सचमुच गाड़ी से कूद पड़ती? अवश्य, बड़ी खैरियत हुई, मगर यह दिल लगी बहुत दिनों तक याद रहेगी। दूसरा स्टेशन आ गया। गाड़ी रुकी। स्वामी चल गए। जब जब गाड़ी रुकती थी वह आकर 2-4 बातें कर जाते थे। शाम को हम लोग बनारस पहुंच गए। मकान एक गली में है और मेरे घर से बहुत छोटा है। इन कई दिनों में यह भी मालूम हो रहा है कि सास जी स्वभाव की रूखी हैं, लेकिन अभी किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकती। संभव है मुझे भ्रम हो रहा हो। फिर लिखूंगी। मुझे इसकी चिंता नहीं है कि घर कैसा है, आर्थिक दशा कैसी है, सास ससुर कैसे हैं। मेरी इच्छा यह है कि सभी मुझसे खुश रहें। पतिदेव को मुझसे प्रेम है, यह मेरे लिए काफ़ी है। मुझे और किसी बात की परवाह नहीं। तुम्हारे बहनोई जी का मेरे पास आना सास जी को अच्छा नहीं लगता। वह समझती हैं कहीं यह सिर न चढ़ जाए। क्यों मुझ पर उनकी यह अकृपा है, कह नहीं सकती, पर इतना ज़रूर जानती हूँ कि अगर किसी बात से नाराज़ होती हैं तो हमारे भले के लिए। वह ऐसी कोई बात क्यों करेंगी जिसमें हमारा हित ना हो। अपनी संतान का अहित कोई माता नहीं कर सकती। मुझी में कोई बुराई उन्हें नज़र आई होगी। 2-4 दिन में आप ही मालूम हो जाएगा। अपने यहाँ के समाचार लिखना। जवाब की आशा 1 महीने के पहले तो है नहीं। यूँ तुम्हारी खुशी, तुम्हारी चंदा। दोस्तों, पद्मा और चंदा की बातचीत आगे हम सुनेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।